कि किस तरह से डील हुई है, इतने महंगे विमान क्यों खरीदे गए, अनिल अंबानी को उसमें पार्टनर क्यों बनाया गया, तमाम तरह के सवाल उठे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफे के जरिए पर्दा डाल दिया था। लेकिन अब नए सिरे से सवाल उठ खड़े हुए हैं नई डील को लेकर, और इसमें सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो उसका सोर्स कोड है, जो फ्रांस की फ्रांसीसी कंपनी राफेल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो सोर्स कोड नहीं देगा। और ये एक बड़ा झटका है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिस पर भारत सरकार को समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस मामले में कंप्रोमाइज़ करने जा रही है। और ये भारतीय सेना के लिहाज से, भारत की सुरक्षा के लिहाज से और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से एक बहुत ही विवादास्पद फैसला होगा, गलत फैसला होगा। राफेल विमान की चॉइस ही अपने आप में संदेहों से घिरी हुई है, सवालों से घिरी हुई है। और फिर अब जबकि फ्रांस ने ये कह दिया है कि वो सोर्स कोड नहीं देगा, तो फिर ये जो चिंता है और भी गहरा जाती है कि आखिरकार मोदी सरकार की क्या मजबूरी है कि वो राफेल ही खरीदना चाहती है, दूसरे विकल्प जो ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। मैं उस विकल्प पर भी बात करूंगा, लेकिन चूंकि मैंने सोर्स कोड का जिक्र किया है और उस सोर्स कोड कितना महत्वपूर्ण है, उसकी क्या भूमिका है इस तरह के विमानों में, और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था का जो इंटीग्रेशन है ऐसे विमानों के साथ, उसका सोर्स कोड का उसमें क्या रोल है, और अगर ना हो तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सोर्स कोड अगर नहीं है तो उससे क्या परेशानियां होती हैं, ये मैं एक एक करके आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल जब कुछ राफेल, चाहे वो 1 हो, चाहे 4 हो, चाहे 7 हो, नंबर अभी तक किसी ने साफ साफ बताए नहीं हैं, जो भी गिरे थे, और उसकी एक बड़ी वजह सोर्स कोड को माना जाता है कि सोर्स कोड ना होने की वजह से उन्हें हमने नए सिरे से प्रोग्राम नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से या उनसे जो हथियारों को जोड़ा जाना था, इंटीग्रेट करना था, वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो नुकसान, भारी नुकसान हमारे देश की सेना को उठाना पड़ा, और उसकी यूँ कह लीजिए कि एक तरह से उसकी नाकामी भी चर्चा में आ गई। तो ये एक दुखद पहलू था। लेकिन एक बार जान लीजिए कि सोर्स कोड न होने से कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। तो पहला तो ये है कि इंडिजिनस हथियार जो हम अपने यहाँ डेवलप कर रहे हैं, उन हथियारों का ऐसे विमानों के साथ जिनका सोर्स कोड आपके पास नहीं है, उससे उसका इंटीग्रेशन जोड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे जो अस्त्रा MK2, MK3, रुद्रम, ब्रह्मोस, NG जैसी जो स्वदेशी मिसाइलें और हैं, वो सेंसर बिना फ्रांस की मदद के आसानी से उस राफेल के साथ नहीं जोड़ी जाएगी, और हर बार फ्रांस से अनुमति लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा, जिससे टाइम भी लगेगा और खर्च भी बढ़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि ये किस तरह की समस्या आ सकती। फिर नए खतरे के खिलाफ से तुरंत अपडेट नहीं किया जा सकेगा। अगर दुश्मन देश ने नया जैमिंग सिस्टम ले लिया है या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ले आए, तो राडार EW सिस्टम को तुरंत पुनः प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, ब्लैक बॉक्स जैसी स्थिति बन जाएगी। और ये हम जानते हैं कि पाकिस्तान को चीन ने स्टेल्थ विमान दे दिए हैं, J-35 स्टेल्थ विमान उसको डिलीवर किए हैं और आगे भी देगा। तो ऑलरेडी उसके पास 5th जनरेशन का, अभी मैं और इसके डिटेल में आऊँगा कि राफेल तो 4.5 जनरेशन का विमान बताया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दरअसल ये 4th जनरेशन का ही विमान है। पाकिस्तान 5th जनरेशन का विमान चीन से हासिल कर चुका है, और भी उसके और डिलीवरी होने वाली है। तो ऐसी सूरत में एक पिछड़ा हुआ विमान हम खरीद रहे हैं, उसमें सोर्स कोड नहीं दिया जा रहा है, और ये इंटीग्रेशन के नए उसमें पंगे आएंगे।
मेंटेनेंस और अपग्रेड पर हमारी निर्भरता अगर सोर्स कोड नहीं है तो बनी रहेगी। लंबे समय में ये जो विमान वैसे ही महंगा है और महंगा पड़ेगा, और युद्ध काल में फ्रांस अगर सपोर्ट न दे, मान लीजिए वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए और सपोर्ट न दे, तब क्या होगा? तब हमारी डिपेंडेंस का क्या होगा? हमारी जो रणनीतिक स्वायत्तता है उस पर असर होगा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को ठेस लगेगी। जेट तो मिल जाएंगे लेकिन उसका दिमाग, सॉफ्टवेयर फ्रांस के कंट्रोल में रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत बिना दिमाग वाला राफेल खरीदने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस ने इस पूर्ण सोर्स कोड की जगह APIs देने की बात कही है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस देने का विकल्प दिया है। इससे प्लग एंड प्ले तो किया जा सकता है, इंडिजिनियस मिसाइलें जोड़ी जा सकती, लेकिन मुख्य सीक्रेट कोड फ्रांस अपने पास रखेगा। ये कहने की बात है कि इंडिजिनियस मिसाइल जोड़ दें, लेकिन उन दोनों को ट्यून करना, उनको उस हिसाब से कंपेटेबल बनाना, ये मुश्किल नहीं होगा। सवाल उठता है कि जब सोर्स कोड नहीं दे रहा है तो भारत क्यों खरीद रहा है? इस विमान को खरीदने की समझदारी कहाँ क्यों मानी जाए, ये समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि इसके कंपैरिजन में दूसरे विमान कौन से हैं जो ऑफर किए जा रहे हैं। तो रूस का जो SU सुखोई 57E 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। स्टेल्थ फाइटर ऐसे होते हैं जिनको राडार नहीं पकड़ पाता है, जैसे अमेरिका का F-35 है। हालांकि F-35 को ईरान ने पकड़ा, टारगेट किया और उसे गिराया भी। तो अगर लेकिन फिर भी स्टेल्थ फाइटर ज़्यादा इनविजिबल होता है, दिखलाई नहीं देता है। और 5th जनरेशन का रूसी जो ये SU 57E है, ये रूस ने ऑफ़र किया है, और रूस का ऑफ़र बहुत सस्ता है। रूस का विमान राफेल का जो विमान है वो लगभग 1.5 कीमत ज़्यादा है। तो लगभग रूस का जो हर जेट विमान है वो $80 मिलियन का बताया जा रहा है, जबकि यही विमान अगर राफेल से खरीदेंगे तो ये 200 से 300 मिलियन डॉलर का हो सकता है। माफ़ कीजिएगा, 120 से 162 मिलियन डॉलर के आसपास बेसिक होगा, और पूरा लोडेड जो है 280 से 350 मिलियन डॉलर के आसपास आएगी। राफेल की कीमत $80 मिलियन, 280 से 350 मिलियन डॉलर। आप समझ लीजिए कितना फ़र्क है। तो जनरेशन में फ़र्क है। ये 4.5 जनरेशन बताया जा रहा है, रूस का 5th जनरेशन का है, स्टेल्थ है, और कीमत भी उसकी कम है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस हमें सोर्स कोड देने के लिए तैयार है, ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए तैयार है, भारत में मिलकर तैयार करने के लिए तैयार है। यानी भारत अगर रूस के साथ जैसे पहले भी समझौते करता रहा है तो ज्वाइंट प्रोडक्शन में भारत को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करता है। यहाँ भी वही मामला है कि रूस का प्रस्ताव कहीं ज़्यादा बेहतर है, और उससे भारत को लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा हो सकता है। सोर्स कोड मिलने से हमारे जो हथियार हैं, और बहुत सारे हथियार हमारे रूस के साथ मिलकर बनाए हुए गए हैं, जैसे ब्रह्मोस ही है, ब्रह्मोस मिसाइल है, तो उसके इंटीग्रेशन में रूस की मदद से ज़्यादा आसानी होगी। सोर्स कोड हमारे पास रहेगा और हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब देखिए, पहली बात तो यह कि जब भारत ने 2016 में 36 विमान खरीदे थे राफेल, जो कि मोदी जी खुद फ्रांस गए थे सौदा करने, और वहाँ के राष्ट्रपति ने बाद में कहा कि हमें ये दबाव डाला गया था कि हम अनिल अंबानी को अपना भारत में पार्टनर बनाएं। ये खुलकर सारी चीज़ें सामने आ गई थी। लेन देन क्या हुआ, किकबैक कितनी थी, ब्राइब कितनी थी, ये अभी पर्दे के पीछे है, कुछ सामने आया नहीं। लेकिन ये सवाल इसलिए भी उठता था कि जो विमान यूपीए सरकार 600 करोड़ में खरीद रही थी, वो विमान मोदी सरकार ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदे। तो कीमत लगभग 3 गुनी 2.5 गुनी
हो गई थी और इसलिए ये सवाल उठा था कि इतने महंगे विमान क्यों खरीदे गए। तो सवाल अब जो है वो पहले जो गलती हुई उस गलती को दोहराया जा रहा है और अब ये समझौता किया जा रहा है कि बिना सोर्स कोड के ये खरीद लिया जाए। तो सवाल उठता है कि भारत ने क्या सोर्स कोड के लिए कोई दबाव डाला था या नहीं डाला था, या उसको जैसे उसने दिया वैसे ही खरीदने में के लिए तैयार हो गया। तो जहाँ तक डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की बात है तो उन्होंने कहा था कि सोर्स कोड के लिए हमने कहा था लेकिन वो नहीं दे रहे थे, तो कम से कम हमने ICD इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स की मांग की थी और कहा था कि अगर ये नहीं मिलेगा तो इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन मुश्किल होगा, ये कहा था। और जो MRFA डील की एक रेडलाइन थी, ये सोर्स कोड मांगना या सोर्स कोड की जगह इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए, ये एक जिसने राफेल खरीदने की सिफारिश की थी, ये रेड लाइन खड़ी की थी कि इसके बिना न खरीदे जाएं, उस रेड लाइन को अनदेखा किया गया और बिना दिमाग वाले राफेल खरीदने का फैसला सरकार ने ले लिया। फ्रांस बहाने कर रहा है कि ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मामला है और हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम नहीं दे सकते हैं। तो रूस कैसे दे रहा है? रूस कैसे आपको सब कुछ सौंपने को तैयार है? क्या उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता नहीं है? सवाल यह है कि पश्चिमी देश फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका अपनी मोनोपोली बनाए रखना चाहते हैं। वो आपको अपने जाल में फंसाए रखना चाहते हैं। वो आपको हर काम का पैसा वसूलेंगे, मेंटेनेंस का पैसा वसूलेंगे, कोई दिक्कत आती है, स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है, उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, उसका पैसा वसूलेंगे। तो वो लॉन्ग टर्म में अभी जो कीमत हमसे वसूली जा रही है राफेल की, वो तो एक बात है, लेकिन आगे लंबे समय तक वो हमसे पैसे लेता रहेगा। और ये एक और चिंता की बात है कि लॉन्ग टर्म में यही राफेल विमान हमें कितने का पड़ेगा। जो इंटीग्रेशन का मामला है उन सब में भी आपको फ्रांस की ज़रूरत पड़ेगी, राफेल कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो समस्या है इसको ये सरकार क्यों नहीं समझ रही है? अगर समझ रही है तो वो क्यों नहीं Su-57E में खरीदने के लिए तैयार है, जो पूर्ण सोर्स कोड देने को तैयार है, को ओनरशिप भी ऑफर कर रहा है, जो पूरी फ्रीडम देगा हमें अपने विमानों को इस्तेमाल करने की। और उसमें यह भी है कि मेक इन इंडिया में हार्डवेयर बनेगा और सॉफ्टवेयर पर भी रूस का कंट्रोल उस तरह का नहीं रहेगा। तो कई एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सॉवर्निटी जो मिल रही है इसकी वजह से 4-5 साल हमें देरी से भी विमान मिलते हैं तो भी ये समझदारी की बात होगी कि हम रूसी विमान खरीदें। 4-5 साल बेशक देरी लग जाए, इतनी देर लग ही रही है तो 4-5 साल और भी लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट लेंगे, हमारे पास सोर्स कोड होंगे, हमारे पास जॉइंट प्रोडक्शन का वो होगा, हम मेक इन इंडिया करेंगे, हम सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर पाएंगे, हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, ये तमाम चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो अगर आत्मनिर्भर हमारा लक्ष्य है, मेक इन इंडिया हमारा लक्ष्य है, तो भी Su-57E हमारे लिए उपयोगी है। अगर हम ये मान रहे हैं कि हमें 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट लेने चाहिए क्योंकि भविष्य में 4 और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट अगले 3-4 साल में उतने उपयोगी नहीं रह जाएंगे, तो फिर हमें क्यों नहीं 5th जनरेशन का लेना चाहिए, क्योंकि चीन तो अब 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी में है और वो पाकिस्तान को भी देगा। तो हम कितना पिछड़ जाएंगे टेक्नोलॉजी में, एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी में, अगर हम राफेल खरीदते हैं तो ये समझने की ज़रूरत है। तो 114 विमानों का ऑर्डर दे दिया गया है। 114 विमानों की कीमत पर हम 200 से 250 Su-57E हासिल कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हमें उसमें सारी फ्रीडम, सारी सॉवर्निटी मिलेगी अपना काम करने की, अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करने की, आत्मनिर्भर बनने की। सवाल उठता है
कि क्या ये बातें मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रही हैं? क्या ये बातें प्रधानमंत्री मोदी को समझ में नहीं आ रही हैं? और अगर समझ में आ रही हैं तो उन पर क्या दबाव है, उनकी क्या मजबूरी है, उनकी क्या ज़रूरियात हैं जो उन्हें बार बार राफेल की तरफ धकियाती हैं? या क्या यहाँ भी कोई कंप्रोमाइज़ होने का मामला है, या अपने मित्रों को किसी तरह से फ़ायदा पहुँचाने का मामला है? ये सारे सवाल बार बार बड़ी डील में उठते हैं, किसी भी सरकार में उठते हैं, लेकिन इस सरकार में चूँकि खबरों को ज़्यादा दबाया जाता है, सप्रेस किया जाता है, और चूँकि कई बार ये भी लगता है कि कोर्ट भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है जैसे पिछली बार हुआ था, इसलिए ये सवाल और भी गंभीरता से उठ रहे हैं। तो एक बार फिर से हम सबको सोचना चाहिए कि ये सरकार कर क्या रही, कहीं ये हमारे पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है हमारी सुरक्षा के नाम पर, कहीं ये इसमें कोई घालमेल तो नहीं है, कहीं ये हमारी सुरक्षा के साथ